पार्ट 1 में हमने देखा कि कुछ पुराने दोस्त 25 साल बाद मिलते हैं और अपने पुराने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। गर्मियों का मौसम था, लेकिन रात को अचानक से ही भारी स्नोफॉल होने लगती है। पूरे शहर की लाइट्स भी चली जाती हैं और इनको सबसे ज्यादा शौक तब लगता है जब इन्हें पता लगता है कि इस बर्फ के कांटेक्ट में आते ही 3 सेकंड के अंदर इंसान की जान चली जाती है। और यहीं से इन सब दोस्तों की सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है। जब जैक्सन को उसके दोस्त लोग घर बचा करके ले आते हैं, वो बताता है कि हम अकेले नहीं हैं जो सरवाइव कर रहे हैं, बाकी बाहर भी बहुत लोग हैं जो कि इसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। तभी अचानक वैसा ही मास्क वगैरह सूट पहनकर एक आदमी उनके घर में घुसने की कोशिश करता है। वो लोग उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उसे जब अंदर बुलाकर बैठते हैं तो वो और कोई नहीं, पड़ोस का ही व्यक्ति था जो कि ब्रूस से उसकी गाड़ी मांगने के लिए आया था। ब्रूस गाड़ी देने से मना कर देता है क्योंकि उसे ज्यादा जरूरत थी कार की। लेकिन तभी नियो, जिसे कि कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उनकी कार चुरा कर भाग जाता है। ब्रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो स्नो के पार्टिकल्स हैं ये सारे इलेक्ट्रिक सामान को खराब कर देते हैं और ब्रूस ने एक तकनीक बनाई थी जिससे कि वो उस कार को चला सकता था। इसी दौरान ब्रूस को पता लगता है कि 1930 से पहले जितनी भी कार्स बनाई गई थी वो सभी कार्स उसी टेक्निक पर बेस्ड थी जो उसने खोजा था। मतलब पुरानी कार्स को ये पार्टिकल्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो अच्छे से चल सकेंगी। इतने में हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ से बातें कर रहा था कि उसकी बेटी क्या पता जिंदा हो या फिर ना, और वो दोनों फिर निकल पड़ते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कि क्या पता वो वहीं पर हो। स्कूल में जाते हैं, पूरा स्कूल बर्फ से ढका हुआ था और किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी अचानक से बाथरूम में से खटखट की आवाज आती है। जैक्सन जब गेट खोलता है तो वहाँ पर उसे एक चाइनीज लड़का चैंग दिखता है। चैंग को उसके दोस्तों ने बंद कर दिया था और बाहर के मौसम के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। वो जैक को धक्का देकर बाहर जाता है, लेकिन खिड़कियों से जब वो देखता है सामने डेड बॉडीज बिछी हुई थी और ये उसे काफी ज्यादा डरा देती हैं। जैक्सन और उसकी वाइफ चैंग से अपनी बेटी एलिसा का पता पूछते हैं और उसकी फोटो दिखाते हैं। वो कहता है हाँ मैं इस लड़की को जानता हूँ। चैंग बताता है कि आज जिस बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी मेरी मॉम भी वहीं पर गई थी, क्या आप लोग मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं। वो दोनों उसे ले करके चलते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है, इसलिए मेडिकल स्टोर में वो उसको लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ दवाई उसको दे रहे होते हैं, तभी सामने से एक लेडी आती है जो कि अपने प्रेगनेंसी का बहाना बनाते हुए उन्हें बेवकूफ बनाती है। और उसके साथ एक और आदमी था जो कि उन दोनों को गन पॉइंट पर लेके उनसे कार की चाबी लेकर भाग जाते हैं। चैंग को वो दवाई खिलाते हैं और उसको लेकर के उस लोकेशन पर जाते हैं पैदल ही जहाँ पर की उस लड़के की बर्थडे पार्टी थी। वहाँ पर जाकर उन्हें पता लगता है कि चैंग की मॉम तो नहीं रही और साथ ही कुछ और भी लोग थे जो कि टेबल पर बैठे बैठे ही मर चुके थे। चैंग यहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए जैक्सन और उसकी वाइफ उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ हम ब्रूस को देखते हैं जिसके रेडियो में सिग्नल्स आ रहे थे और वो आकर कांटेक्ट करता है तो एक आदमी बोलता है और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। दरअसल वो आदमी ब्राजील से बोल रहा था, वहाँ पर भी सेम वैसा ही तूफान आया हुआ था। वो बताता है कि ये तूफान केवल एक देश में नहीं पूरे ही कंटिनेंट में आया हुआ है और 1930 से पहले भी ये आया था, लेकिन बस 1 या 2 दिन के लिए, और इसीलिए 1930 के पहले की जो कार्स हैं उनमें ये तकनीक का यूज हुआ था जो कि स्नो पार्टिकल्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ छेड़छाड़ करने भी नहीं देते थे। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें मदद करने के लिए यहाँ पर आना होगा। दरअसल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एरिया था जहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण अगर उसका संपर्क टूट गया तो फिर जो ये स्नो के पार्टिकल्स है वो उनके ऊपर बड़े बड़े बर्फ के चट्टान बनकर बरस पड़ेंगे। सामने से वो बताता है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है मेरे दोस्त और तुम फटाफट से यहाँ आने की कोशिश करना। ब्रूस जो कि एक साइंटिस्ट था वो उसकी बातों को समझ जाता है। जैक्सन और उसकी वाइफ उस चाइनीज लड़के को लेकर के घर पर आती हैं। जैक्सन देखता है कि ब्रूस कहीं जाने की तैयारी में था, वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूस उसे कहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मत पूछना और मेरा जाना बहुत जरूरी है। साथ ही ब्रूस जैक्सन को उसके बेटी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी देता है जो कि ग्रैंड सेंट्रल एरिया में था और ग्रैंड सेंट्रल एरिया में जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था, लेकिन फिर भी जैक्सन अकेले ही बंदूक उठाकर निकल जाता है। पहले तो ब्रूस यहाँ से जाने की सोच रहा था, लेकिन जैक्सन जो कि उसका 40 साल पुराना दोस्त था उसे वो ग्रैंड सेंट्रल एरिया सबसे ज्यादा हाई अलर्ट रेड जोन में नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो कार लेकर तुरंत उसके पास पहुँच जाता है। अब जैक्सन उससे पूछता है कि तेरा वहाँ जाना
जाना जरूरी क्यों था, मुझे जरा अच्छे से समझा। वो उसे सेम बात बताता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो ये बर्फ के पार्टिकल्स हम पर बर्फ का चट्टान बनकर बरस पड़ेंगे और इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो लोग रास्ते में जाते हैं लेकिन सामने देखते हैं तो पूरा ब्रिज ब्लॉक हो रखा था। तभी पीछे से मिलिट्री की कुछ फोर्सेस आते हैं जिनके पास हाई वेपन्स थे। वो उन दोनों को देखते हैं और यहाँ से लौट जाने के लिए कहते हैं ये एरिया सेफ नहीं है, 2 हफ्तों के लिए यहाँ पर किसी का आना अलाउड नहीं है और अच्छा होगा तुम लोग यहाँ से चले ही जाओ। पहले तो वो जाने का बहाना करते हैं। जैक्सन और ब्रूस दोनों ही जानते थे कि ये मिलिट्री वालों को जरूर कुछ ना कुछ पता है, इसलिए वो उनका पीछा करने की सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करते हैं उस ब्रिज को, सामने से मिलिट्री वाले उन पर फायरिंग चालू कर देते हैं और इन फायरिंग की आवाज को सुनकर कोई था जो जाग उठा था। एलियन जानवर, अजीब से मॉन्स्टर टाइप एलियन थे जो कि फटाफट से इंसानों को अपने मुंह से कुछ जाला निकाल कर लपेट देते थे और उनको मार कर इकट्ठा कर लेते थे। इनके बीच फायरिंग हो ही रही थी तभी वो बहुत सारे आ जाते हैं और इनकी आपस की फायरिंग रोक कर ये उन पर फायरिंग करने लगते हैं। हालांकि ये गोली से मर जा रहे थे लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, इन्हें रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जैक्सन और ब्रूस किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। पास ही एक बिल्डिंग उन्हें दिखती है जहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो कि इन्हीं के जैसे सर्वाइवल थे। ब्रूस और जैक्सन को समझ भी नहीं आता कि ये चीज क्या थी और ब्रूस जो कि एक साइंटिस्ट था वो कहता है कि पूरे साइंस करियर में मैंने अपने ऐसी कोई चीज नहीं देखी, ना इसके बारे में कहीं सुना है। जब वो बाकियों से पूछता है तो वो बताते हैं ये और कोई चीज नहीं, आसमान से बरस रहे आग के गोले हैं। ये गोले एक अंडे हैं जिनमें से ये बच्चे निकल कर आते हैं। यहाँ ब्रूस को सब कुछ समझ आ जाता है कि दरअसल उनके दुनिया में एलियंस का हमला हो चुका है जो कि उनके वेदर को कंट्रोल कर अपने छोटे छोटे सिपाहियों को भेज रहे हैं ताकि इंसानों का वजूद वो खत्म कर सके। उन्हें इस एरिया में नियो भी दिखता है जो कि इन्हीं के साथ मिलकर बागी सर्वाइवल बन चुका था। ब्रूस को उस पे गुस्सा तो आता है लेकिन उसके पास गुस्सा करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अब वहाँ के सभी बिल्डिंग्स वालों को ब्रूस और जैक्सन लीड करते हैं। वो कहते हैं ब्रिज के उस पार चलो, वहाँ पर ज्यादा सेफ है सब लोग। लेकिन ब्रिज पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, जो थोड़ा सा रास्ता खाली था उसे भी ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो एक रास्ता ढूंढ लेते हैं जहाँ से कि वो निकल सकते थे। लेकिन एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत जिसका वो घर था वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और हमें एक बात पता लगती है, ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स एलियंस थे ये देख नहीं सकते थे, ये खाली आवाज सुनकर उसको फॉलो करते थे। और ये लोग जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं उन एलियंस को भी हलचल महसूस होती है और वो इन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। अब उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, बड़े तादाद में वो हमला करने वाले थे। ब्रूस और जैक्सन को भी लगा था कि अब उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन वो बूढ़े आदमी और वो बूढ़ी औरत वो दोनों चर्च का बेल बजाते हैं बहुत तेज से, जिसको फॉलो करते हुए वो एलियंस उनके पीछे जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो दोनों बूढ़े पूरे चर्च को ही आग लगा देते हैं। खुद को वो सैक्रिफाइस कर देते हैं बाकियों की जिंदगी बचाने के लिए और ये लोग भी दूर से उस चर्च में लगी आग को देख रहे होते हैं। ब्रूस और जैक्सन सफलता पूर्व ब्रिज के पार उन लोगों को पहुंचा देते हैं। उनसे कहते हैं कि कोई सा भी घर तुम लोग ले सकते हो, यहाँ पर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं। और वो फिर सारे थकान के कारण दोबारा से अपने घर पहुँचते हैं। ओलिवर यहाँ पर खाने पीने का सामान जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रख चुका था। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी तो उसे तब लगती है जब वो जैक्सन को बताता है कि तुम्हारी बेटी वापस आ चुकी है। दरअसल जब वो खाना ढूंढने के लिए गया था तो पास के कार में एक लड़की उन्हें बेहोश मिली थी और वो कोई और नहीं जैक्सन की बेटी एलिसा ही थी। उसने इतने दिनों तक थोड़े बहुत खाने में सरवाइव कर लिया था और ये खुशी का पल जैक्सन के लिए बहुत ज्यादा यादगार था क्योंकि वो हर जगह अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसे उसकी बेटी वापस मिल ही गई। लेकिन जैक्सन को यहाँ पर कुछ विजुअल्स आते हैं, जैसे कि वो एक जगह पर लेटा हुआ है, बर्फ के पार्टिकल्स गिर रहे हैं और चारों तरफ कुछ आर्मी वाले खड़े हुए हैं। ये सब पता नहीं उसके दिमाग में कुछ अलग ही इमेजिनेशंस क्रिएट हो रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तो वो एलियंस के सिपाही आ रहे थे, क्या होगा अगर एलियंस इन पर हमला कर दें? और क्या पता एलियंस के पास इनसे कई ज्यादा गुना तगड़े सिपाही हो, फिर इंसानों का क्या होगा? और अगर मैग्नेटिक पोल को सही नहीं किया गया तो बर्फ के चट्टान के नीचे दबकर सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। अब क्या वो लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को जाकर एक बार एनालिसिस कर पाएंगे या फिर नहीं? जानने के लिए आगे बने रहना। तो दोस्तों इस सीरीज के अंदर मैंने एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन किया है और पार्ट 3 में मैं अगले 2 एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही मूवीज देखना पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।